Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम. I hope कि आप सब in good health. अपने पेरेंट्स फैमिलीज़ का ख्याल रखें इस वबा के दिनों में, और ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए कि काइंडली स्टे एट होम. यूनिवर्सिटी ने आपको ऑफ इसलिए दिया कि आप अपने घरों में रहें और अपने लुक आफ्टर करें अपने और अपनी फैमिली के. अच्छा जी, हमने एक बड़ी फेमस सी एग्जांपल पढ़ी थी. जो प्रेशर है वो चेंज कैसे होता है विद रिस्पेक्ट टू एलिवेशन. तो इसके लिए 2.1 एग्जांपल आपने देखी थी. उस 2.1 एग्जांपल में आपने लास्ट उसका पार्ट देखा था जनाब कि वो लैब स्टेट के साथ, एक कांस्टेंट लैब रेट्स के साथ जो है टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ होता है विद एलिवेशन, यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है. ये मैंने पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ. इसके पीछे फिनोमिना क्या है, प्रेशर डिक्रीज़ कैसे होता है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो कि एयर पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. जब वो एयर पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो एक एयर पार्टिकल के ऊपर दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इसी तरह मिलियंस ऑफ एयर पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. और जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है. जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे पार्टिकल्स की क्वांटिटी कम होती जाती है और पार्टिकल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कम होती जाती हैं, जिसकी वजह से जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, जबकि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं टेम्परेचर ज़्यादा होता है. अच्छा जी, उस एग्जांपल में हमने देखा था कि जैसे ही हम सी लेवल से हाइट की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं तो वो कहता है 0.0065 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रिड्यूस होता है विद गोइंग 1 मीटर हाइट. यानी कि अगर आप 1 मीटर हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी रिड्यूस होती है, 0.0065 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो टेम्परेचर विल डिक्रीज विद द एलिवेशन. एज हाई एज यू गो टेम्परेचर विल डिक्रीज. उसी एग्जाम्पल को मद्देनज़र रखते हुए और उसके बाद जो हमने बाद में देखा था जी कि वाटर के अंदर प्रेशर किस तरह रिड्यूस होता है, या जो हमने लिया था P = गैमा H, यानी कि प्रेशर आपने अगर किसी भी डेप्थ पे फाइंड आउट करना हो विद इन अ पर्टिकुलर वाटर बॉडी तो आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा P = गैमा H. इसमें गैमा क्या है, ρ/g है, गैमा H क्या है, वाटर कॉलम की हाइट है. उन दोनों को कंबाइन करके मैंने एक एग्जांपल बनाने की ट्राई की है जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी. मैं कह रहा हूँ जी, वाटर के अंदर, सी के अंदर, ओशन के अंदर जो है एक सबमरीन है. जो सबमरीन्स वगैरह डिज़ाइन की जाती हैं ये इसी सारे कैलकुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए की जाती है. मैं कह रहा हूँ जी, एक सबमरीन है, उसकी एक विंडो है 3/5 स्क्वायर मीटर की एक विंडो है. ये सबमरीन जो है 4500 मीटर बिलो दी सी लेवल है. ये सी लेवल है, यहाँ पे ये जो बिलो है जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये सी लेवल है. यहाँ से ये जो सबमरीन है 4500 मीटर बिलो सी लेवल है. तो इस पे मैं कहता हूँ जनाब आप फाइंड आउट करें कि कितनी फोर्स लग रही है, क्योंकि उस फोर्स के अकॉर्डिंगली आपने मटेरियल वो सिलेक्ट करना है जो विद स्टैंड कर सके उस फोर्स को. यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मटेरियल है वो एक फोर्स 1 न्यूटन बियर कर सकता है, तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक मटेरियल है उस पर अगर 1 न्यूटन फोर्स लगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाए, तो हमने कोई भी किसी भी चीज़ के लिए वो मटेरियल इस तरह का डिज़ाइन करना होता है कि वो उस फोर्स को बियर कर सके. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी रिक्वायरमेंट है कि मटेरियल जो है 2 न्यूटन फोर्स बियर कर सके, तो हम कभी भी इस तरह नहीं करेंगे कि 1.9 न्यूटन
वाला मटेरियल यूज़ कर सकें जिसकी स्ट्रेंथ हो 1.9 मीटर और न्यूटन फोर्स बियर कर सके। इसी तरह हमने इस पे फोर्स पहले फाइंड आउट करनी है कि इस डेप्थ पे कितनी फोर्स लगेगी। अगर विंडो की ये डिमेंशन हो या सबमरीन की ये डिमेंशन हो तो कितनी फोर्स हो सकती है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी हम 25,000 न्यूटन फोर्स लगेगी, तो हमने मटेरियल कौन सा सिलेक्ट करना जो 25,000 न्यूटन फोर्स बियर कर सके, जो कोलैप्स ना करे। 25,000 न्यूटन फोर्स लगने पे वो कोलैप्स ना करे, तो डेफिनेटली हम मटेरियल सेलेक्ट करेंगे जिसकी ड्यूरेबिलिटी होगी जो अप टू मोर देन 25,000 न्यूटन फोर्स बियर कर सके। अच्छा जी, उसके लिए हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है इस विंडो पे। अब इस विंडो पे फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, पहले तो हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है वाटर का जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगा आ रहा है। इसी तरह हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है सी लेवल तक जो एयर कॉलम जो है वो प्रेशर लगा रहा है। अब एयर कॉलम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है। ये टॉप पे आपको प्रेशर की वैल्यू गिवन होगी, टेम्परेचर गिवन होगा, एलिवेशन और डेफिनेटली गिवन होगी। तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट जो कॉलम है उसमें पहले तो देखना जी टेम्परेचर और प्रेशर में क्या डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे ये इस पॉइंट तक आपने देखना प्रेशर और टेम्परेचर में क्या चेंजेस आ रही हैं। जहाँ पे 2500 मीटर जो एलिवेशन है ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करना, नेक्स्ट यहाँ पे जब आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर आ जाएगा उसके बाद आपने इस कॉलम में देखना है कि किस तरह वेरी कर रहा है और इस पॉइंट पे आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर आ जाएगा। इसी तरह प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ये वाला प्रेशर वाटर का प्लस इस एयर का प्रेशर दोनों को आप ऐड करेंगे, दोनों के कम्बिनेशन की हेल्प से आपके पास टोटल प्रेशर आ जाएगा इस पॉइंट पे। जब यहाँ पे टोटल प्रेशर आ गया तो डेफिनेटली यू कैन easily get the force। as you know pressure is force per unit area, और फोर्स अगर आपने इस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है तो आपने क्या करना, प्रेशर को इस विंडो के एरिया से मल्टीप्लाई कर देना। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है। अगर आपको ना समझ लगी तो ये जो आपकी क्लास है नेक्स्ट वीक उसमें आप मेरे से मज़ीद इसके रिलेटिव क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3। Chapter number 3 is kinematics of fluid flow. As you guys already know what does mean by kinematics. I have explained you guys about statics fluid, kinematics fluid and dynamics fluid. Kinematics fluid, as you have known that we study the effect of velocities like फोर्सेस के इफेक्ट की वजह से जो मूवमेंट होती है उसको हम स्टडी करते हैं, फोर्सेस को स्टडी नहीं करते, जस्ट उसके इफेक्ट को स्टडी करते हैं। दैट इज़ नोन एज किनेमैटिक्स। आई होप यू रिमेंबर दिस वन बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इसमें हमने फ्लूइड जो है डिफरेंट काइंड के फ्लूइड, उसमें फ्लो की टाइप्स हमने स्टडी करनी है कि कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। 1 dimensional flow, 2 dimensional flow or 3 dimensional, real fluid flow or ideal fluid flow, incompressible fluid flow or compressible fluid flow, steady or unsteady flow, pressure flow or gravity flow, spatially constant or spatially variable flow, laminar or turbulent flow, established or unestablished flow, uniform or varying flow, सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल फ्लो, रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो, कन्वर्जिंग और डिवर्जिंग फ्लो, आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक फ्लोस। तो एक्चुअली फ्लो होता क्या है, ये देखें जी, ये एक आप समझ लें पाइप है, ठीक है। इस पाइप के अंदर कोई भी लिक्विड पार्टिकल है या कोई भी फ्लूइड है, तो जब इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसकी एक साइड से भी लग रहा है, दूसरी साइड से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो ये इट विल बी इन कांस्टेंट पोजीशन, ये मूव नहीं करेगा, ये कांस्टेंट पोजीशन में रहेगा, कांस्टेंट इसकी मूवमेंट नहीं होगी, स्टैटिक कंडीशन में होगा।
अगर आपने इसको मूव करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा। जब आप एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तो ये स्टार्ट कर देगा मूव करना, यानी कि ये फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। आई होप यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ फ्लो। व्हाट डज इट मीन बाय फ्लो रेट और डिस्चार्ज? But actually flow rate is the amount or volume of a fluid passing through a particular point in a specific period of time. Like you can say 1 cubic meter जो वाटर है एक पॉइंट से 1 सेकंड में अगर गुजरे तो देन इट इज नोन एज 1 cubic meter/second फ्लो रेट और डिस्चार्ज ऑफ। अच्छा जी, फ्लो अगर तो इस तरह स्ट्रेट यानी कि एक कॉलम है वाटर का या एक स्ट्रेट पाइप है, तो उसमें अगर आपने फ्लो करवाना तो आपको कोई एक्सटर्नल प्रेशर देना पड़ेगा। या सेकंड केस क्या है हमारे पास, सेकंड केस है कि ये आपका पाइप जो है, एक पाइप जो है आपका वो एक एंगल पे है। तो जैसे ही वो एक एंगल पे होगा वाटर खुद बहुत या इसमें जो भी फ्लूइड होगा, ये जो ये स्मॉल एरोज हैं ये फ्लूइड को शो कर रहे हैं, तो ये फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। स्मॉल एरोज जो है वो शो कर रहे हैं कि ये फ्लूइड मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें देखें जी हमारे पास दो चीज़ें हैं। ये फ्लूइड फ्लो किस वजह से कर रहा है, इसके पीछे दो चीज़ें हैं। तो ये फ्लूइड एक्चुअली फ्लो कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगेगी जो इसको मूव करना स्टार्ट कर देगी। अगर वो एक एंगल पे पड़ा हुआ है तो ग्रेविटी की फोर्स उसको मूव करना स्टार्ट कर देगी। यू नो ग्रेविटी की फोर्स हमेशा डाउनवर्ड अप्लाई होती है, कि डाउनवर्ड अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से ये मूव करना स्टार्ट कर दिया। इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। ये जो नीचे की तरफ एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब इसका देखें दो कंपोनेंट बनेंगे, एक अलोंग द फ्लो बन जाएगा, एक परपेंडिकुलर टू द पाइप सरफेस। ये वाली पाइप सरफेस इसको बोलने हैं आप। तो एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, ब्लैक जो एरो आपको नज़र आ रहा है, और एक पैरेलल टू फ्लो हो जाएगा। अब जो फ्लो हो रहा है, वाटर जो मूव कर रहा है, वो डेफिनेटली इस एरो की जो ब्लैक बड़े वाला एरो है जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो है इसकी वजह से फ्लो कर रहा है, जबकि ये ब्लैक जो परपेंडिकुलर टू द पाइप है इसकी वजह से ये फ्लो नहीं कर रहा। ये जहन में रखना। अब ये वाला जो है जो परपेंडिकुलर टू द पाइप है, इसको कंपनसेट करने के लिए एक फोर्स लगती है जो सरफेस लगाती है इसकी पाइप की अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों बैलेंस हो जाती हैं। सरफेस पाइप की सरफेस की फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू पाइप होता है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, और जो वाटर फ्लो करता है वो इसके दूसरे कंपोनेंट की वजह से, जो साइन कंपोनेंट है उसकी वजह से वाटर जो है वो फ्लो करता है ड्यू टू ग्रेविटी। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हम फ्लो दो वजह से हो सकता है, या तो आप उसको कोई एक्सटर्नल कोई ना कोई उसके ऊपर फोर्स लगेगी तो तभी वो फ्लो होगा। अगर तो वो एक स्ट्रेट लाइन में पड़ा हुआ एक पाइप है, ठीक है, कांस्टेंट स्टैटिक पोजीशन में है, तो उसके अंदर जितना मर्जी फ्लूइड हो वो फ्लो नहीं करेगा अनटिल अनलेस के उसके ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर आप अप्लाई करें। एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, अदरवाइज इट विल रिमेन कांस्टेंट इन कांस्टेंट पोजीशन, स्टडी पोजीशन। it will not flow, not steady position, actually it will not flow, it will remain static। ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपने इसी पाइप को आप कह दें कि एक एंगल पे थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। जैसे ही आप इसको एंगल देंगे टेढ़ा, ऐसे जैसे ही आपने इसको किया ये वाटर इसके अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। वो वाटर किस वजह से फ्लो करता है, एक्चुअली इस पे ये ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई होता है, ग्रेविटी की फोर्स लगती है। ग्रेविटी की फोर्स के जो लगती है वो इसको मूव करना स्टार्ट कराती है। अब ग्रेविटी की फोर्स के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक
साइन कंपोनेंट होता है और एक परपेंडिकुलर टू पाइप डेट इज कॉस कंपोनेंट। जो उसका कॉस कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू पाइप, वो लगाता है एक फोर्स पाइप की सरफेस के ऊपर, और पाइप की सरफेस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के उसको उसके इफेक्ट को नगलेक्ट कर देती है, उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देती है। जबकि इसका जो साइन कंपोनेंट होता है वो क्या करता है, वो फ्लो स्टार्ट करवा देता है वाटर का। सो दिस इज द फिनोमिना बिहाइंड द ग्रेविटेशनल पुल, जो के फ्लो जनरेट करता है उसके ऊपर एक फोर्स लगाने के बाद। इसी तरह हमारे पास 1, 2 एंड 3 डिमेंशनल फ्लोज हैं। वन डिमेंशनल फ्लो है ऐसा फ्लो जो जस्ट एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो। जैसे कि अगर वो एक्स डायरेक्शन में जस्ट फ्लो कर रहा है तो देन इट इज़ नोन एज वन डिमेंशनल फ्लो। अगर कोई फ्लो टू डिमेंशन में फ्लो कर रहा है देन इट इज़ नोन एज टू डिमेंशनल फ्लो। एंड इफ वाटर इज और एनी फ्लूइड इज मूविंग इन 3 dimension then it is known as 3 dimensional flow। अब वन डिमेंशनल फ्लो की तो कोई एग्जांपल अगर देनी हो तो आप कह सकते हैं कि एक वाटर का पार्टिकल या एक किसी भी फ्लूइड का पार्टिकल जो जस्ट सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करे, एक्स अलोंग दी एक्स डायरेक्शन आप कह लें या अलोंग दी वाई डायरेक्शन कह लें। या आप उसकी एक एग्जांपल दे सकते हैं सिंपल सी, जो रेनफॉल है, रेन के पार्टिकल हैं वो ऊपर से हमेशा नीचे की तरफ अगर स्ट्रेट आए तो वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट इज़ वन डिमेंशनल फ्लो। लेकिन जो अगर आप उसको ऑब्जर्व करें तो वो एक डायरेक्शन में मूव नहीं करते। इवन कि एयर के उसके जो वाटर के पार्टिकल, रेन के जो पार्टिकल होते हैं वो वाई एक्सिस तो आते हैं, यानी कि वो ऊपर से नीचे की तरफ तो आते हैं, साथ साथ उनको जो विंड है वो थोड़ा बहुत उनकी डायरेक्शन को डेविएट भी करती है, वो भी टू डिमेंशन फ्लो हो जाता है। अगर आप कंसीडर करें कि विंड उसको डिस्टर्ब नहीं करती और वो स्ट्रेट आता है देन इट इज़ वन डिमेंशनल फ्लो। तो टू डिमेंशनल में ये हो जाएगा कि आप कह लें कि जो विंड है उसको डिस्टर्ब कर रही है तो वो नीचे की तरफ आने के साथ साथ साइडों की तरफ भी वो मूव करता है। जैसे कि आप कह लें जो हमारे रिवर्स में या चैनल्स में जो फ्लो होता है वो हमेशा 3 डिमेंशनल होता है, वो कभी भी 1 और 2 डिमेंशनल नहीं होता। उसमें क्या होता है, वो पानी आगे की तरफ भी मूव कर रहा होता है, नीचे की तरफ भी मूव कर रहा होता है और रिवर्स के बैंक्स की तरफ भी वो मूव करता है। तो वो जो 3 डिमेंशनल फ्लो की बेस्ट एग्जांपल है जो नेचुरल स्ट्रीम में फ्लो होता है। तो आई होप यू गाइस गॉट इट। ये 1 और 2 3 डिमेंशनल फ्लो की उसने पिक्चर्स बनाई हुई हैं। इसी तरह रियल फ्लूइड फ्लो और आइडियल फ्लूइड फ्लो। आई होप यू गाइस रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू अबाउट रियल फ्लूइड एंड आइडियल फ्लूइड। तो उनका जो फ्लो है दैट इज़ नोन एज रियल फ्लूइड फ्लो और आइडियल फ्लूइड फ्लो। अगर आप भूल गए हुए हैं तो अपना जो फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर है उनको ज़रा देख लीजिएगा काइंडली। रियल फ्लूइड क्या होता है, जिसमें विस्कोसिटी इज़ नॉट ज़ीरो, यानी कि उसकी विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी क्या है, रेजिस्टेंस टू फ्लो या रेजिस्टेंस टू एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो रियल फ्लूइड में रेजिस्टेंस होती है जबकि आइडियल फ्लूइड में रेजिस्टेंस नहीं होती, रेजिस्टेंस टू फ्लो नहीं होती या रेजिस्टेंस टू एंगुलर डिफॉर्मेशन नहीं होती। तो जो रियल फ्लूइड अगर फ्लो करे तो डेट इज़ नोन एज रियल फ्लूइड फ्लो, और अगर आइडियल फ्लूइड फ्लो करे तो डेट इज़ नोन एज आइडियल फ्लूइड फ्लो। This is difference between these two types. Then incompressible and compressible. I hope you have remember we have a lot of discussion about compressible fluid and incompressible fluid. तो अगर compressible fluid flow करे तो that is known as compressible fluid flow, और अगर incompressible fluid
वो मूव करे तो दैट इज नोन एज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। वाटर इज compressible, everything in nature is compressible, but their compressibility varies. Some are more compressible, some are less compressible. तो वाटर को यूजली हम है तो ये कंप्रेसिबल, लेकिन यूजली हम इसको इनकम्प्रेसिबल कहते हैं। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट लाइक लिक्विड, जिसमें डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, जबकि कंप्रेसिबल फ्लूइड वो होते हैं जिसमें डेंसिटी वेरी करती है। जैसे ही आप प्रेशर या टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उनकी डेंसिटी चेंज हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया हमारे पास स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो क्या होता है? स्टेडी फ्लो होता है जनाब, आप एक पॉइंट पे खड़े हैं, फॉर एग्जांपल आप एक रिवर के ब्रिज पे खड़े हैं, आपने सुबह 8 बजे फ्लो मेजर किया, वो फ्लो आया जी फॉर एग्जांपल 1000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। आप शाम को 5 बजे मेजर करते हैं, फिर भी उस पॉइंट पे, उस रिवर ब्रिज पे जो फ्लो आता है वो 5000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड ही आता है। आप रात को 10 बजे मेजर करते हैं, फिर भी फ्लो 5000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड आता है। तो इस तरह का जो फ्लो होता है, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो, वेरी ना हो, दैट फ्लो इज नोन एज स्टेडी फ्लो। रिपीट करता हूँ, ऐसा फ्लो जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो, वेरी ना करे, दैट इज नोन एज steady flow. Discharge will not equal to zero, q is not equal to zero, but change in discharge with zero mean to say कि टाइम के लिहाज से डिस्चार्ज में कोई चेंज नहीं आती एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। जबकि अनस्टेडी फ्लो जो होता है, इसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आती है। मतलब सुबह आप 5 बजे आपने नोट किया जी 5000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड फ्लो था एक पॉइंट पे, रिवर पे, आपने 4 घंटों बाद देखा तो वो जो फ्लो है वो कम हो के या ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, मे भी कम हो के 4000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड रह जाए, या वो 6000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड हो, तो वो वेरी करता है। डिस्चार्ज इज नॉट इक्वल टू जीरो, आल्सो चेंज इन डिस्चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। प्रेशर फ्लो और ग्रेविटी फ्लो। अभी स्टार्ट में, चैप्टर के स्टार्ट में जो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताई थी, जिसमें आपको मैंने कहा था एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्रिएट करेगी फ्लो। तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं या एक्सटर्नल प्रेशर जो लगाते हैं हम, दैट इज़ प्रेशर फ्लो। और ग्रेविटी फ्लो जो सेकंड मैंने पार्ट बताया था कि आप उसको सिलेंडर को या उस पाइप को थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो बहुत फ्लो करना स्टार्ट कर देगा ड्यू टू ग्रेविटी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर फ्लो और ग्रेविटी फ्लो। फ्लो में occur फ्रॉम हायर टू लोअर पॉइंट एंड वाइस वर्सा। प्रेशर फ्लो और पाइप फ्लो में क्या होगा कि वो आप हाई से लोअर की तरफ भी उसको मूव कर सकते हैं पंप लगा के, या लोअर से हायर पॉइंट की तरफ भी मूव कर सकते हैं। जैसे आपके घरों में जो पंप्स लगे हुए हैं वो वाटर को क्या करते हैं, नीचे ज़मीन से लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट की तरफ खींचते हैं। और जब आप पंप चलाना बंद कर देते हैं तो टैंकी ऊपर जो आपकी पड़ी होती है उसमें से पानी खुद बहुत नीचे ड्यू टू ग्रेविटी आ जाता है। ऊपर से नीचे तो आ जाएगा खुद बहुत, लेकिन नीचे से ऊपर खुद बहुत नहीं आता, इसलिए इसने यहाँ पे वाइस वर्सा लिखा हुआ। जबकि ग्रेविटी में कहता है फ्लो ओनली अकर फ्रॉम हायर टू लोअर पॉइंट, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताई है। स्पेशली कांस्टेंट और स्पेशली वेरिएबल फ्लो, ऐसा फ्लो होता है जो कांस्टेंट रहता है इफ फ्लूइड डेंसिटी एंड लोकल एवरेज वेलोसिटी आर आइडेंटिकल एट ऑल पॉइंट्स इन अ फ्लो फील्ड। यानी कि स्पेस के लिहाज से जो फ्लो है वो कांस्टेंट रहे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पे इसकी डिमेंशन सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो 10 LPS फ्लो दे रहा है। एक और पॉइंट पे आगे जाके एरिया सेम रहता है तो सेम फ्लो दे रहा है 10 LPS। मीन टू से उस फ्लूइड की डेंसिटी और लोकल एवरेज वेलोसिटी अगर आइडेंटिकल हो एट ऑल पॉइंट, मीन के यहाँ पे भी उतनी वेलोसिटी है, यहाँ पे भी उतनी वेलोसिटी है,
इस फ्लूइड की डेंसिटी भी उतनी है, यहाँ पे भी उतनी ही डेंसिटी है, तो ये आपको एक कांस्टेंट फ्लो देगा विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। ये और जगह है, ये और पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट पे इसका फ्लो सेम रहेगा बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट फ्लूइड डेंसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, जिसके बाद आ गया लैमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो। इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन होगी हमारी इंशाल्लाह। लैमिनर फ्लो जो आप कह लें कि स्ट्रीम लाइंस की फॉर्म में फ्लो मूव करता है। ऑल द पार्टिकल, यानी कि अगर पार्टिकल्स हैं फ्लूइड के, मल्टीपल पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे पार्टिकल एक स्ट्रीम लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं लैमिनर फ्लो। along smooth parallel paths and all particles on any path will follow it without deviation. Hence all particles have a velocity only in the direction of flow. इसमें यह नहीं होता कि एक पार्टिकल और फ्लो की डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा पार्टिकल उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। मीन टू से कि सारे पार्टिकल फ्लो की डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्लेन करने की ट्राई की गई है कि ये जो फ्लो हुआ है, पार्टिकल्स एक स्ट्रेट लाइंस में, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस में मूव कर रहे हैं। उसकी एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। ये आप कह लें कि ये 5 पार्टिकल हैं वाटर के, ठीक है जी। एक ए पार्टिकल है, एक बी है, एक सी है, एक डी है और एक ई पार्टिकल है। ये एक टाइम पे, एक लोकेशन पे इनकी जो अरेंजमेंट थी इस तरह थी, ठीक है। कुछ टाइम के बाद इनकी लोकेशन चेंज हुई, तो ये इसी तरह ए बी सी डी ई उसी अरेंजमेंट में ये यहाँ पे भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इनकी ना ही अरेंजमेंट चेंज हुई है, अरेंजमेंट उसी वजह से नहीं चेंज होगी कि ये सेम वेलोसिटी से ही मूव करते रहे हैं। जैसे आप कह लें कि आप लोग 10 स्टूडेंट्स हैं, एक लाइन में सेम स्पीड के साथ अगर आप भागते रहेंगे, तो अगर आप कैंपस के गेट पे जिस पोजीशंस पे होंगे, फैकल्टी तक पहुंचने तक भी उन्हीं पोजीशंस पे होंगे। मीन टू से उतना ही आप हर दो स्टूडेंट्स के दरमियान उतना ही डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अगर एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, यानी कि स्पीड वेरी होगी, तो टर्बुलेंस क्रिएट होगी। जब टर्बुलेंस क्रिएट होगी तो वो बाद में मैं चले आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, टर्बुलेंट फ्लो। अब इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं इन रेगुलर मैनर्स में मूव करते हैं, उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। जब वेलोसिटीज़ डिफरेंट होती हैं तो वो एक दूसरे को हिट भी करते हैं, एक दूसरे से आगे गुजरने की भी कोशिश करते हैं। तो जब हिट करेंगे एक दूसरे को या एक दूसरे से आगे गुजरने की कोशिश करेंगे तो ट्रबल क्रिएट होगी। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था कि 10 स्टूडेंट सेम स्पीड से भागें मेन गेट से फैकल्टी तक, तो उनके दरमियान डिस्टेंस सेम ही रहेगा। लेकिन अगर आपकी स्पीड वेरी करेगी तो आप आपस में हिट भी करेंगे। जब हिट करेंगे तो ट्रबल क्रिएट होगी, टर्बुलेंस क्रिएट होगी, ठीक है। ये उसी तरह 5 पार्टिकल्स थे, ए बी सी डी ई। कुछ टाइम के बाद ई जो है वो सबसे पीछे रह गया, डी उसके बाद आ गया, सी, यानी कि इनका जो लोकेशन है वो भी वेरी हो गई। ये इस तरह भी हो सकता है जो सी है वो सबसे पहले आ जाए, फिर ई डी ए बी इस तरह आ जाए, यानी कि टर्बुलेंस क्रिएट हो जाती है। उनकी स्पीड डिफरेंट होती है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। जैसे ये जो फ्लो है वो स्ट्रीम लाइंस आपने देखा, लैमिनर वो स्ट्रीम लाइंस थी, स्ट्रेट लाइन थी। इसमें ये देखें इस तरह डिफरेंट वेज में वो मूव कर रहा है वाटर जो है, ठीक है जी। ये जैसे आप लोगों ने जो रियल लाइफ में जितने भी फ्लोज हैं नेचुरल स्ट्रीम में, दे आर टर्बुलेंट फ्लो।
आप लोगों ने कभी कैनाल के पास कभी खड़े हो के उस ब्रिज के नीचे अगर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह जो है फ्लो वाटर जो है, ये आप इसको आप पिलर समझ लें, ये पिलर है उसका ब्रिज का, तो वाटर इस तरह इसकी साइडों से पास करेगा, साइडों से पास करेगा। जो इसके बिल्कुल पास होगा वो क्या करेगा, वो ऐसे आके इधर वापस मूव करेगा, फिर वो ऐसे जाएगा। तो ये जो फिनोमिना अक्कर होता है, दिस इज नोन एज एडीज। एडीज क्रिएट होती हैं। ये देखें, फ्लो जो स्ट्रेट लाइंस में नहीं रहता, ये अपनी वेरी कर जाता है। ये हो सकता है कि ये एक्चुअली ये मैंने सही बनाई नहीं, ये इस तरह दोनों लाइंस को क्रॉस करता हुआ इधर आता या टर्बुलेंस क्रिएट करता। तो ये एडीज भी एक टर्बुलेंस की एग्जांपल है। अगर ये स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा तो फिर ये अपनी अपनी लाइन में रहेगा, जैसे मैंने ये शो किया हुआ। अगर ये स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं होगा तो ये एक दूसरे को कट करता हुआ, ये लाइंस एक दूसरे को कट करती हुई गुजरेंगी। आप लोगों ने एक और डेली लाइफ की एग्जांपल देखी होगी कि ये आप कह लें जी आपके घर की नल है, ये नल है घर की, टूटी है जो टैब है आपके घर का। अगर आप उसको ओपन करेंगे अगर, तो आप देखेंगे स्टार्ट में जो फ्लो है ना, ट्रांसपेरेंट सा होगा, स्टार्ट में ट्रांसपेरेंट सा होगा, और आपको नज़र आएगा कि जो है ना वो ऊपर वाली साइड पे आपको नज़र आएगा कि जैसे फ्लो ना स्ट्रीम लाइंस की फॉर्म में, जो टूटी है या उससे जो टैब है जिससे वो पानी निकल रहा है, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे वो स्ट्रीम लाइंस की फॉर्म में। अगर थोड़े से डिस्टेंस पे आप देखेंगे तो क्या होगा, थोड़े से डिस्टेंस पे देखेंगे जाके तो वो ना अपनी जो स्ट्रीम लाइंस जो है ना वो ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा, वो एक दूसरे के अंदर लाइंस घुसने की ट्राई करेंगी। ये वाली लाइन, साइड वाली लाइन में जो फ्लो आ रहा था, मे बी वो इस लाइन को क्रॉस कर दे, इस वाला इसको क्रॉस कर दे, ये वाला इसको क्रॉस कर दे, यानी कि ये एक दूसरे को लाइंस जो है स्ट्रेट नहीं रहेंगी। आप इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। डेली लाइफ की एग्जांपल है। इसकी रीज़न क्या होती है, जब भी स्पीड सेम रहे जब तक, उस वक्त तक जो है फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, लेमिनर फ्लो होगा। जैसे ही स्पीड वेरी करने लग गई पार्टिकल्स की, देन फ्लो विल बिकम टर्बुलेंट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है ये टैब वाले में, कि जैसे ही वो एरेशन होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही वो नीचे आता है ना, थोड़ा सा नीचे आता है, तो वो क्या होता है, एरेशन होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एयर पार्टिकल्स बीच में आ जाते हैं। एयर पार्टिकल्स क्या करते हैं, इनके पैसेज को ब्लॉक करने की ट्राई करते हैं, तो जिसकी वजह से कुछ पार्टिकल्स की स्पीड कम हो जाती है, कुछ की ज़्यादा हो जाती है। जब स्पीड वेरी की तो डेट्स मीन ट्रबल क्रिएट होगी, ट्रबल क्रिएट होगी तो फ्लो कौन सा हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो। तो इट तो ये जो एक पॉइंट है जहाँ पे जाके जो स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में क्रिएट कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी का पॉइंट जिससे पहले अगर वेलोसिटी यानी कि उस पॉइंट से पहले उस वेलोसिटी से सॉरी कम वेलोसिटी हो तो देन इट इज़ नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर उस वेलोसिटी से उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए, जो वाटर है या फ्लूइड है जो मूव कर रहा है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाए, तो देन इट विल कन्वर्ट इनटू टर्बुलेंट फ्लो। मैं रिपीट करता हूँ कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो एक ऐसी वेलोसिटी है, अगर इस वेलोसिटी से कम हो किसी भी फ्लोइंग पार्टिकल की वेलोसिटी तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो रहेगा, लेमिनर फ्लो रहेगा। लेकिन अगर इस क्रिटिकल पॉइंट से यानी कि इस क्रिटिकल वेलोसिटी से उस फ्लूइड की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो फ्लूइड कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम स्ट्रीमलाइन फ्लो टू या फ्रॉम लेमिनर फ्लो टू टर्बुलेंट फ्लो। तो ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई, इट इज़ द वेलोसिटी बिलो विच द फ्लो रिमेन स्ट्रीमलाइन फ्लो इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी, एंड इफ द वेलोसिटी इज मोर देन दिस वेलोसिटी देन फ्लो विल बिकम टर्बुलेंट फ्लो। ठीक हो गया जी। ये एक और छोटी सी एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने के लिए
वाटर सरफेस आप लोगों ने देखी होगी किसी भी रिवर की या कैनाल की, सरफेस पे वाटर का लेवल ऑलमोस्ट सेम रहता है। समुंदर में देख लें, सरफेस, आपको पहले भी मैंने बताया था कि सी लेवल क्यों हम कोई भी एलिवेशन जो मेजर करते हैं वो सी लेवल से करते हैं, क्योंकि जो लेवल है पानी अपना लेवल मेंटेन करने की ट्राई करता है। जो डाउन स्ट्रीम साइड पे होता है, मतलब डाउन स्ट्रीम कह रहा हूँ, जो उसकी बेस होती है, जो ग्राउंड होती है, वो इरेगुलर हो सकती है, लेकिन जो टॉप पे वाटर का लेवल होगा वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो हम कहते हैं जनाब एक चैनल है, उसकी जो ग्राउंड सरफेस है इस तरह की है, यहाँ से ये स्ट्रेट है, फिर ये ऊपर हो गई उठ गई, फिर नीचे बैठी हुई है, फिर ऊपर उठ गई, फिर यहाँ पे आके ज़्यादा नीचे हो गई, फिर आप यहाँ पे आके आपने नीचे आगे एक टब रख लिया जिसमें आप वाटर कलेक्ट कर रहे हैं। इसकी जो टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस हमेशा सेम रहेगी, जैसे मैंने पहले आपको बताया, टॉप सरफेस ये सेम रहेगी। अब इसमें जो वाटर फ्लो कर रहा है उस पर आपने गौर करना। अगर मैं कहता हूँ जी इस चैनल में 10 लीटर पर सेकंड वाटर जो है फ्लो कर रहा है, मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ इसमें जो वाटर का वॉल्यूम है ना वो 10 लीटर है, जो पास कर रहा है हर पॉइंट से पास करना है 10 लीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो डेट्स मीन के इस पॉइंट पे भी इसका फ्लो 10 लीटर पर सेकंड होगा, इस पॉइंट पे भी इसका फ्लो 10 लीटर पर सेकंड होगा, यहाँ पे भी 10 लीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 10 लीटर पर सेकंड, यहाँ पे अनटिल एंड ऑफ द चैनल। अब सोचने वाली बात है, आप कहते हैं जनाब यहाँ पे जो है 10 लीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे 10 लीटर पर सेकंड कैसे होगा, एरिया तो डिक्रीज़ हो रहा है। अगर एरिया डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ये जहन में रखना है, लेकिन डिस्चार्ज सेम ही रहेगा। इसी तरह यहाँ पे जैसे ही चैनल वाइड हो गया वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी आपको पता है Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी है, तो डिस्चार्ज सेम रहेगा थ्रू आउट द चैनल। कहीं पे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, कहीं पे एरिया इंक्रीज़ होगा, जहाँ एरिया इंक्रीज़ होगा वहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। ये एक अंडरस्टूड सी बात है, इसको ऑब्ज़र्व करना हो आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में, तो डेली लाइफ की एग्जांपल आप अगर जब कभी पिकनिक पे जाते हैं आपने देखना, हाँ यहाँ पे सॉरी एक और चीज़ बता दूँ, ये देखें जैसे ही इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज़ हुआ यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज़ हुआ तो वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज़ हो गई एज़ कम्पेयर टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे अगेन वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, इन दोनों की निस्बत भी यहाँ पे वेलोसिटी और कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज़्यादा हो गया। Q इज इक्वल टू ए, वी अंडरस्टूड। तो जब कभी आप पिकनिक वगैरह पे जाते हैं, आपने कहा चलो जी ये झील है या लेक है, इसमें देखते हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, गर्मी शर्मी है काफ़ी, तो आपने देखना अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो आपने ध्यान रखना है कि ये जो वाटर लेक है ये गहरी है या, यानी कि इसमें से जो वाटर फ्लो कर रहा है उसको देखते हुए आपको पता चल जाएगा कि ये वाटर जो है गहरा है या नहीं गहरा। अगर तो वो बहुत काम होगा, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है वाटर, उसमें डेट्स मीन के ये बहुत ज़्यादा गहरा हो सकता है। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है तो डेट्स मीन के ये इतना ज़्यादा गहरा नहीं होगा। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है, आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, जो रिवर्स हैं दे आर नॉट वेरी डीप, लेकिन उसमें वाटर की स्पीड बहुत ज़्यादा, आपने ऑब्ज़र्व किया हो कभी। इस मैदानी इलाके में अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करें, यहाँ पे वाटर जो रिवर्स में मूव कर रहा होता है बहुत स्लो मूव कर रहा होता है, डेट्स मीन के वो बहुत गहरे हैं यहाँ पे आके।
तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर आपने वाटर को देख के बताना हो कि यार ये वाटर गहरा होगा या ये दिस वाटर विल इज़ डीप, दिस वाटर इज़ डीप और वेरी शैलो, तो उसको देख के आपको कुछ एक रफ सा आइडिया हो जाता है। इसी तरह समुंदर को देख के, समुंदर बहुत काम होता है। जहाँ पे समुंदर बहुत ज़्यादा गहरा होता है वहाँ पे समुंदर बहुत काम होता है। जहाँ पे समुंदर कम गहरा होता है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा उसकी जो वेव्स हैं वो मूव करती रहती हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे तूफ़ान आते हैं। तो इसी तरह जो बंदा नॉलेजेबल होगा वो बड़ा काम होगा, मतलब कि वो ज़्यादा शो यू कैन से कि वो ज़्यादा बोलेगा नहीं। तो जो बंदा थोड़ा नॉलेज कम होगा वो ज़्यादा बोलेगा। और ये एक डेली लाइफ की एग्जांपल है, बड़े हमारे इसी तरह कहते हैं। एनी हो, डीपर वालो डीपर वाटर फ्लो साइलेंटली एंड शैलो वाटर फ्लो फास्ट। नॉर्दर्न एरियाज के रिवर को या सेम रिवर जो हैं इनको कंपेयर कर लें तो आपको पता चल जाएगा। और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा जी, उसके बाद आगे एस्टेब्लिश्ड और अनएस्टेब्लिश्ड फ्लो। एस्टेब्लिश्ड फ्लो जिसमें फ्लो की जो अप्रोच है, मीन टू से कि उसकी फ्लो लेंथ जो है अप टू विच वेलोसिटी प्रोफाइल, यानी कि उसका जो एडवांस फ्रंट है वो चेंज होता रहे। अनएस्टेब्लिश फ्लो में जैसे ही फ्लो मूव करना स्टार्ट किया उसकी जो एडवांस फ्रंट है वो चेंज होता रहे, तो ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं अनएस्टेब्लिश्ड फ्लो। और ऐसा फ्लो जिसमें जो एडवांस फ्रंट है वो चेंज ना हो, दैट इज़ नोन एज अनएस्टेब्लिश्ड फ्लो। मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखें जी, यहाँ स्टार्ट में इस तरह था, इसका एडवांस फ्रंट चेंज होके ये वाला बन गया, फिर चेंज होके ये आ गया, चेंज होके यहाँ तक आए। तो ये देखेंगे 3 दफ़ा इसने अपनी शेप चेंज की। दिस इज़ नोन एज अनएस्टेब्लिश्ड फ्लो। इसके बाद अगर वो अपनी चेंज नहीं करता, शेप एडवांस फ्रंट चेंज नहीं करता, तो देन वी विल कॉल इट एस्टेब्लिश्ड फ्लो। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अनएस्टेब्लिश्ड एंड दिस इज़ अनएस्टेब्लिश्ड एंड दिस वन इज़ एस्टेब्लिश्ड फ्लो। यूनिफॉर्म और वेरिड फ्लो। अच्छा जी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था स्पेशली कांस्टेंट फ्लो, तो वो यूनिफॉर्म फ्लो ही होता है। कहता है फ्लो सेक्शन शेप एंड एरिया रिमेन कांस्टेंट इन अ फ्लो फील्ड। अब देखें, दो चीज़ें होती हैं। एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया उस चैनल का होता है जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है, मीन टू से एक कैनाल है, तो कैनाल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है एक अलहदा चीज़ है, जो उसके अंदर वाटर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट चीज़ है। और करना दोबारा बात पे, कैनाल है या चैनल है जिसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है, और जो वाटर का अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया वो डिफरेंट है। वो कैसे कि देखें जी, एक पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कैनाल का है उसकी जो डेप्थ है कैनाल की डेप्थ जो है मैं कहता हूँ 3 मीटर है, और उसकी विड्थ जो है कैनाल की 5 मीटर है। कैनाल की डेप्थ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं कहता हूँ 3 मीटर है और उसकी जो विड्थ है वो 5 मीटर है। इसी पॉइंट पे जो वाटर है उसकी में भी डेप्थ जो है हम 2.5 मीटर हो, ठीक है, विड्थ सेम होगी लेकिन उसकी डेप्थ जो है 2.5 मीटर हो सकती है या 2 मीटर हो सकती है। तो ये 2.5 मीटर जो डेप्थ है वाटर की, इसको विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो एरिया होगा ये बनेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लोइंग वाटर, ठीक है। तो 2.5/5 इसका जो बन गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर डिफरेंट पॉइंट पे सेम ही रहे वाटर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो देन इट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म फ्लो। रिपीट करता हूँ, वाटर एक वाटर बॉडी के अंदर मतलब कैनाल के अंदर
वाटर फ्लो कर रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बनता है जी, उसकी डेप्थ 2.5 बनती है और विड्थ उसकी 5 मीटर बनती है। 2.5 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लें कितना आ रहा है आपका। ठीक है, जितना इस पॉइंट पे है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, आगे कहीं किसी पॉइंट पे जाके आप दोबारा क्रॉस सेक्शनल एरिया देखते हैं, तो अगर वो सेम रहे, यूनिफॉर्म रहे, तो देन दिस काइंड ऑफ फ्लो इज नोन एज यूनिफॉर्म फ्लो। वो कहता है शेप भी सेम रहे, 2.5/5 ही रहे, और एरिया भी सेम रहे, तो ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। जिसमें ये सेम नहीं रहता उसको हम बोल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो ये आपको क्लियर होगी फ्लो की टाइप। उसके बाद आ गया जी हमारे पास पाथ लाइन्स, स्ट्रीम लाइन्स एंड स्ट्रीक लाइन। अगर एक पर्टिकुलर पार्टिकल ऑफ वाटर जो है या किसी भी फ्लूइड का एक पार्टिकल जो है, जो वो पाथ बनाता है अपनी मूवमेंट के दौरान, उसके पाथ को हम बोल देते हैं पाथ लाइन। एक पार्टिकल ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्लूइड वो जो पाथ फॉलो करता है दैट इज नोन एज पाथ लाइन। स्ट्रीम लाइन्स क्या है? डिफरेंट जो पार्टिकल्स हैं उनका जो पाथ है उनका मीन ले लें तो दैट इज नोन एज मीन पाथ फॉलोड बाय अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक हो गया। पाथ लाइन एक पार्टिकल का है, स्ट्रीम लाइन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अगर आप मीन ले लें। और इसी तरह स्ट्रीक लाइन है, एक लेमिनर फ्लो है, उसके अंदर अगर आप कोई डाई जो है वो डाल दें तो वो एक लाइन सी क्रिएट करती है, एक स्ट्रेट लाइन सी बनाती है। वो जो डाई लाइन बनाती है डेट इज नोन एज स्ट्रीक लाइन। अच्छा जी, फ्लो रेट एंड मीन वेलोसिटी। आपको पता ही है फ्लो रेट क्या होता है? फ्लो रेट होता है, पहले भी कई दफ़ा बताया, डिस्चार्ज या फ्लो रेट वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर या बोले क्वांटिटी ऑफ अ फ्लूइड पासिंग थ्रू अ quantity of a fluid passing through a particular point within a specific period of time is known as flow rate or discharge. Quantity of a particular fluid passing through a particular point in a specific period of time is known as flow rate or discharge. अब क्वांटिटी में क्या हो सकता है? क्वांटिटी उसका वॉल्यूम भी हो सकता है, क्वांटिटी उसका मैस भी हो सकता है, क्वांटिटी उसका वेट भी हो सकता है, इसलिए वर्ड यूज़ किया मैंने क्वांटिटी का। वॉल्यूम फ्लो रेट हम बोलते हैं अगर हम कहें जी एक फ्लूइड का इतना वॉल्यूम इतने टाइम में इस पॉइंट से गुजरा है तो दैट इज़ नोन एज वॉल्यूम फ्लो रेट। फॉर एग्जांपल जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं क्यूबिक मीटर पर सेकंड या क्यूबिक फीट पर सेकंड, दिस इज वॉल्यूम फ्लो रेट। अगर हम मैस की बात करने लग जाएं जी इतना मैस गुजरा है इतने टाइम में, तो हम उसको कह देते हैं मैस फ्लो रेट, यानी कि केजीज ऑफ अ पर्टिकुलर फ्लूइड इन अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, केजी पर सेकंड। इसी तरह अगर हम कहें जी वेट इतना गुजरा इतने टाइम में, तो देन इट इज वेट फ्लो रेट। ठीक है, वेट ऑफ फ्लूइड पर टाइम यानी कि किलो न्यूटन पर सेकंड, वो जो मैस फ्लो रेट है केजी पर सेकंड है। इसी तरह जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो क्यूबिक मीटर पर सेकंड और क्यूबिक फीट पर सेकंड। तो Q इज इक्वल टू AV आपने यूज़ करना है किसके लिए? वॉल्यूम फ्लो रेट के लिए आप यूज़ करते हैं। इसी तरह G जो है ये यूज़ करना है आपने सिंबल किसके लिए? वेट फ्लो रेट के लिए। G किसके इक्वल होता है? गैमा इंटू AV। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कैसे आया ये गैमा इज इक्वल टू AV। आई होप यू हैव रिमेंबर इट। और मैस फ्लो रेट डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है जी, तो ये थी डिफरेंट 3 टर्मिनोलॉजीज। अब इनको हम देखते हैं, एक दो एग्जांपल देखते हैं। कहता है एन एम्प्टी बकेट वेट्स 2 kg। बकेट का वेट 2 kg है। आफ्टर 7 seconds ऑफ कलेक्टिंग वाटर द बकेट वेट्स 8 kg। देन इसका वो कह रहा है जी
मैस फ्लो रेट अगर आपने निकालना हो तो क्या होगा, पहले कितना था वेट 2 kg, बाद में कितना हो गया 8 kg, 8 - 2 तो ये हमारे पास मैस आ जाएगा 6 kg। टाइम कितना 7 सेकेंड, 6 को 7 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा मैस फ्लो रेट। और देखते हैं, इफ वी नो द mass flow is 1.7 kg per second, how long it will it take to fill a container with 8 kg of fluid। उसने आपको मैस फ्लो रेट दे दिया, आपको मैस दे दिया, टाइम कहता है फाइंड आउट करें। सिंपल फार्मूले में लिखें मैस फ्लो रेट इज इक्वल टू मैस ओवर टाइम। तो टाइम निकाल लें मैस ऑफ फ्लूइड को डिवाइड कर दें मैस फ्लो रेट से, ठीक है, तो आपके पास 4.7 सेकेंड टाइम आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी दो एग्जांपल्स हैं। आई थिंक यहीं तक रखते हैं, बाकी इसका पोर्शन इस चैप्टर का नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। बाकी इसको अच्छी तरह देख लें। ये अपनी जैसे जैसे आपकी नेक्स्ट वीक में क्लासेस हैं, उस क्लासेस की टाइमिंग पे आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं जिस चीज़ की समझ ना लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी इन्वायरमेंटल और फूड की क्लास है मंडे को 2:20 पे। इसी तरह ए सेक्शन की क्लास है वेंसडे को 10:30 पे। और बी की है, ये थ्योरीज की क्लासेस की बात कर रहा हूँ, बी की क्लास है जनाब 8:50 पे थर्सडे को। तो ये आप काइंडली इसको अच्छी तरह गो थ्रू हो जाएं, जिस चीज़ की समझ ना आए आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं क्लास टाइमिंग में। और काइंडली स्टे एट होम, save yourself, save your families. Best of luck and Allah Hafiz.